अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्तिसाम और आप देख रहे हैं द वॉच। नाज़रीन, हाल ही में शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बहुत सारे तुलबा का एक एहतजाज मुनक्किद हुआ। उन लोगों का ये कहना था कि हमारी जो तालीमी निसाब है, हमने जो रवाँ साल ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो इस ये किस तरह हो सकता है? हाउ दिस कुड बी पॉसिबल कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो हम यूनिवर्सिटी जाकर दें। तो आज जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है, ये एहतजाज की ज़ीनत बना हुआ है। तमाम बच्चों का एचईसी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उनसे ये मुतालिबा है कि जो हमारे पेपर्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएँ। तालीमी निसाब के बारे में उन्होंने बात किया कि जो तालीम का मेयार है वो किस हद तक गिर चुका है। तो नाज़रीन, आज मैं एचईसी के बाहर मौजूद था, वहाँ मुख्तलिफ तलबा से उनकी राय जान रहा था। तो उन लोगों का ये कहना था कि पीटीआई हुकूमत को हमने स्पेशली वोट दिया है, तो ये किस तरह हो सकता है कि पीटीआई हुकूमत जो है वो हमें एतमाद में लिए बगैर ऐसे काम करे और एचईसी को ऐसे आगे से वो बातें करे। तो नाज़रीन, चंद दिनों से पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर जो शख्सियत हैं वो मकबूल हुए हैं और क्या कहते हैं, ट्विटर पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इनको मकबूलियत का वो निशान बने हुए हैं और इसी तरह अगर फ़ेसबुक पर देखें तो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग इनको पसंद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने 2008 में शमूलियत हासिल की पीटीआई में और बहुत पीटीआई के बहुत एक्टिव मेंबर भी रहे हैं। तो जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल पहचान ही गए होंगे उनसे, द वन एंड ओनली शहजाद यूनुस शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका छोटा-सा एक बैकग्राउंड कि किस तरीके से आप कौन-कौन सी जमातों में रहे, कौन-कौन सी आप किस-किस जमातों में, किस-किस पार्टी में आप रहे और फिर आपने पीटीआई, बैकग्राउंड आपका पॉलिटिकल क्या है? अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, तो आपके तवस्सुत मैं अपना थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल बता देता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है और मेरा ताल्लुक एक कारोबारी घराने से है। मैं एक थर्ड जनरेशन हूँ जो कि कारोबार में है। तो मेरे दादा ने पाकिस्तान बनने के बाद जब माइग्रेशन की थी और वहाँ से हमने यहाँ पे आके टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया था। तो बेसिकली मेरा फैमिली बिज़नेस टेक्सटाइल था। मेरी इब्तदाई तालीम मैंने लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद से हासिल की थी और मैंने उसके बाद आईकॉम में पंजाब कॉलेज में दाखिला लिया क्योंकि मेरे मार्क्स मैट्रिक में मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था उस ज़माने में, तो मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में। लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, "बेटा इंजीनियर बन के क्या करोगे?" मैंने कहा, "जी, मेरा शौक है।" उन्होंने कहा, "नहीं, आप जो है बिज़नेस ही करेंगे।" तो मैंने कहा, "अच्छा जी, फिर बिज़नेस के लिए क्या होता है?" उन्होंने कहा, "ये कॉमर्स की डिग्री होती है, आप कॉमर्स क्या।" मैं फिर पंजाब कॉलेज गया। उस ज़माने में पंजाब कॉलेज बिल्कुल नया-नया बना था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब गया तो मेरे प्रिंसिपल बड़े ही मेरे मोहतरम हैं और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में शख्सियत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। मैं आज तक उनका वो मशकूर हूँ और हमेशा उनको याद करता हूँ। उनका नाम है रिफ़त इकबाल। तो उन्होंने मुझसे पहला इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, "बेटा आपके नंबर्स तो इतने अच्छे हैं मैट्रिक में, आप बड़ी बासानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपको कॉलेजेस में दाखिला मिल जाएगा, आपके मेरिट पे आते हैं आप तो बड़ा ईज़ी आपको मिल जाएगा। तो कॉमर्स में तो आते हैं सी ग्रेड वाले और डी ग्रेड वाले आते हैं यहाँ पे, आप क्या करने आ गए यहाँ पे?" मैंने उनको फिर बताया अपना मसला कि जी मेरे क्योंकि फैमिली बिज़नेसमैन है, वो कहते हैं आपने बिज़नेस ही करना है तो व्हाई नॉट आप बिज़नेस की तालीम हासिल करें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, आप मेरे कॉलेज में क्यों आए? आप और भी कॉलेजेस में जा सकते थे क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो नया है, तो आप मेरे कॉलेज में क्यों आए हैं? तो मैंने कहा जी आपने एक इनाम दिया है कि जो बंदा आईकॉम में टॉप करेगा, मैं उसको मोटर बाइक दूँगा। तो मैं तो इसलिए आया हूँ, इस लालच में आया हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ये इनाम ले जाऊँगा, तो मैं इसलिए आया हूँ इस कॉलेज में, मुझे मोटर बाइक मिलेगी कम से कम अगर मैं टॉप करता हूँ तो। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए मेरी ये बात सुन के और उन्होंने शायद मुझे नहीं पता कि उस वक़्त सीरियस लिया कि नहीं लिया, लेकिन मैंने उनको उस वक़्त वहाँ पे एक चैलेंज भी दिया। वहाँ पे उनके मुझे आज भी याद है उनकी कुर्सी के पीछे लगा हुआ था बोर्ड। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा इम्तिहान का रिज़ल्ट कब आएगा आईकॉम का? तो उन्होंने कहा बेटा 95 में आएगा। तो मैंने कहा सर यहाँ पे ना अभी एडवांस में आज ही लिख लें, ये मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, इंटरव्यू था, अभी मेरा दाखिला नहीं हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे 1995 में लिख लें शहजाद यूनुस मोटरसाइकिल विनर।
अच्छा, तो दैट्स ये गुड। कह तो के आपने पहले मैंने से उनको ही चैलेंज, इसकी प्रेडिक्शन कर ली थी कि मैं यानी कि ये इनाम लेकर ही रहूँगा। हाँ जी। हाँ, तो मैंने उनको चैलेंज दिया, मैंने कहा यहाँ पे आज एडवांस में आप लिख सकते हैं, मेरा नाम होगा 95 में, जब भी रिजल्ट आएगा आप मेरा नाम पाएँगे यहाँ पे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मैं उनको कह के चला गया, तो उन्होंने मुझे जाते हुए रोका, उन्होंने कहा मैं आपकी फीस नहीं लूँगा, आपसे फ्री करता हूँ, कि मैंने कभी किसी बंदे को ऐसे नहीं देखा कि वो 2 साल बाद क्या होगा वो चैलेंज देके जा रहा है कि मैं जीतूँगा। और मैं चला गया, और यकीन जानें कि मैट्रिक के बाद बच्चे जो होते हैं, आपको पता, खेल कूद रहे होते हैं कि हम पास हो गए हैं, और हम आईकॉम, या आपने कॉलेज में जाना होता है, तो एक टाइम होता है ना, 1 महीना 2 महीने। तो बिल्कुल, जी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि अब मैंने ये टारगेट अनाउंस किया है, मैंने अचीव करना है। तो मैं अपने एक दोस्त के पास गया, जो जो जिसने बोर्ड मेरे से पहले 1 साल पहले टॉप किया था, आईकॉम कॉमर्स में उसने टॉप किया था। उसका नाम था शाहिद ज़िया। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसके पास गया, वो मुझे नहीं जानता था। मैंने उसको कहा, जी ये मेरा नाम ये है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे क्यों मिलने आए हैं? मैंने कहा, मुझे आपके नोट्स चाहिए और आपका एक्सपीरियंस और आपकी गाइडेंस चाहिए, जो आपने क्योंकि टॉप किया हुआ है, तो मुझे 2 घंटे दे दें। आप मुझे गाइड करें कि आपने कैसे पढ़ा था, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके बाद टॉप करूँ। वो उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे बिठाया अपने घर में, चाय पिलाई और मुझे उन्होंने गाइड किया, मुझे टिप्स दी कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी और कैसे वो उन्होंने टॉप किया बोर्ड। तो मैंने उनके वो टिप्स लेके और फिर मैंने मेहनत शुरू कर दी, और आप यकीन जानें कि ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा कि जब फर्स्ट डे था आईकॉम का, तो फर्स्ट डे होता है आपको, फर्स्ट ईयर के बच्चों का आपको पता होता है, पहला दिन होता है। मैंने आईकॉम का जो अपना सिलेबस था वो खत्म कर चुका हुआ था फर्स्ट डे। तो ये दैट्स मेरे गुड, मेरी दैट्स ज़िंदगी का रियली वो एन था कि इंस्पिरेशन फॉर जो बच्चे अब आजकल के हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। और मैं यही आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी को हराया है, तो मैंने एक ही चीज़ से हराया है कि मैं लोगों को लोगों को हैरान करता हूँ कि वो सोच रहे होते हैं, मैं वो कर चुका होता हूँ। ये मैं हर बच्चे को समझाता हूँ कि अगर आपने टॉप करना है या पढ़ना है या किसी भी, ये सिर्फ़ पढ़ाई नहीं है, बिज़नेस भी, कि लोग जो सोच रहे होंगे कि हम कल करेंगे, आपने आज वो करके उनसे आगे निकलना है ना, आगे निकलने का एक टिप्स है। ये ही मुझे एग्जैक्टली, जो मेरे एग्जैक्टली सीनियर्स थे उन्होंने शहजाद समझाया साहब, था कि मेन चीज जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जो हमने सोचा जी। होता है उस पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहला उसका अमल है, जो लोग बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अब मज़े मज़े का ख़ास बात आपको बताऊँ कि मैंने टॉप किया, तो मैं कॉलेज में नहीं था, मेरा रिज़ल्ट आया आईकॉम का, मैंने टॉप कर लिया है। अब प्रिंसिपल साहब और पूरा कॉलेज मुझे ढूँढता फिर रहा है कि शहज़ाद यूनुस किधर है, उसने बोर्ड टॉप कर गया है। और बड़ी मुश्किल से, उस ज़माने में आपको पता है मोबाइल वग़ैरह नहीं होते थे, तो मेरे कज़न भी पढ़ता था, तो प्रिंसिपल साहब ने उसको कहा, शहज़ाद किधर, आज रिज़ल्ट आना था, तो वो टॉप कर गया, वो किधर है? वो क्यों नहीं आया कॉलेज? सारी दुनिया उसको ढूँढ रही है, वो किधर है? तो उसने कहा कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अपनी फैक्ट्री किया हुआ है, वो तो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो मुझे प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आया फैक्ट्री के, भाई पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, मीडिया तुम्हें ढूँढ रहा है, तुम्हें टॉप कर गए हो, बोर्ड टॉप किया है, तो तुम किधर हो? फ़ौरन वो कॉलेज पहुँचो, तुम क्या मतलब उस कर रहे हो? मैंने वक्त उनको कहा, आपको ये, आपके इल्म में ये बात थी, जब रिजल्ट आया तो आपके इल्म में ये बात थी कि हुँ, आज वाकई बहुत टॉप हो चुका है। तो मैंने उनको कहा, जी मैंने आपको 2 साल पहले वादा किया था, मैंने टॉप करना है, मुझे पहले ही पता था मैं टॉप करूँगा, तो मैं इसलिए अपना काम खत्म करके ही आऊँगा। तो मैं जब 5 बजे का टाइम था, मैं जब गया तो सारे बंदे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बंदा जो है वो टॉपर आएगा तो कुछ होगा ना। तो मुझे दैट्स प्रिंसिपल कहता है, यार तुम अजीब ही आइटम हो कि तुम पूरी दुनिया तुम्हें ढूँढ रही है, मैं जी फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहा हूँ अपना ऑफ़िस का। मैंने कहा, जी मैं गुड, अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने टॉप करना है। तो दैट्स ये वेरी था, गुड। ये एक आपने अपनी ज़िंदगी में, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जब जिस बात का तहिया कर लें, उसको अचीव करने के लिए दिन-रात एक कर दें। जब मैंने टॉप किया तो मेरे वालिद साहब बड़ा शौक में थे। वो कहते हैं, यार तुम 12, क्योंकि उस ज़माने में होता था कि 12-1 बजे तक कॉलेज होता था, उसके बाद मैं फैक्ट्री चला जाता था। वो कहते हैं, यार तुम 12 बजे कॉलेज से आते हो, सीधा फैक्ट्री आ जाते हो, फैक्ट्री का काम करते हो, और तुम पढ़ते कब हो यार? मैंने कहा, मैं रात को पढ़ता था। कहते, अच्छा, मतलब कि मेरे वालिद साहब भी शॉक हो गए थे कि मैं टॉप कैसे किया, कि मैं, और मेरी यकीन जाने, मैं 18-18 घंटे आम हालात में रोज़ाना पढ़ता था। यानी कि आप कॉलेज का निकाल के आप 5-6 घंटे फैक्ट्री का काम भी करते थे, फिर मैं पढ़ता था। मैंने ये नहीं कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। ये मेरी कंटीन्यूअस थी कि मैंने 2 साल इस तरह मेहनत की और मैंने टॉप किया। फिर मैं बिल्कुल, तो बीकॉम सर में किया, उसका बीकॉम उसका में मैंने उसका टॉप फल किया। देखिए कि आज आप माशाल्लाह पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो सर ये तो था आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो सर ये बताएँ कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री हुई और किस तरीके से आप जो आईकॉम के स्टूडेंट हैं, किस तरीके से माइंड बना के पॉलिटिक्स की तरफ आया जाए?
तो वो क्या एक हाँ, मोटिवेशनल मूवी था? आई कॉम के बाद मैंने बी कॉम किया, बी कॉम में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की, फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया, फिर मैंने बिजनेस को अपने ज्वाइन किया। तो बीच में मैं कुछ साल जो है वो फौज में भी चला गया। वो भी मुझे बचपन में रैम्बो की फिल्में देख के शौक था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे स्कूल फेलो, वो 5 हम क्लास फेलो थे बड़े क्लोज स्कूल के, तो वो 4 जो थे वो सिलेक्ट होके आर्मी में चले गए बेचारे। मेरे से थोड़े से ज्यादा लायक नहीं थे, थोड़े कम थे, तो बेचारे फौज में चले गए। तो एक दिन वो आए, वो फर्स्ट वो यानी कि उनकी टर्म होती है, वापस आए, हम सारे मिल रहे थे। तो मैं क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुका था, तो मैं एथलीट बहुत अच्छा था, तो मैंने उनको चैलेंज किया कि चलो आओ रेस लगाते हैं, देखते हैं तुम बड़े फौजी हो, मेरे साथ जीत सकते हो, तुम जीत सकते हैं। मजाक मजाक में रेस में मैं जीत गया। तो उन्होंने कहा यार तुम तो बड़े फिट हो, तुम ट्राई करो, आर्मी की सिलेक्शन का करो तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो मैंने शुगर शुगर में गया, उन्हीं उन्हीं जमाने में रिक्रूटमेंट के टेस्ट हो रहे थे, तो मैं चला गया सेकंड लेफ्टिनेंट के पेपर देने। तो शाम को 4 बजे वो टेस्ट आया, तो मैं उसमें 3 लड़के सिर्फ सिलेक्ट हुए थे, तो मेरा नाम लगा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा भाई इसका मतलब है वाकई में फौजी बन सकता हूँ। फिर इसी तरह मैं आईएसएसबी गया, आईएसएसबी क्लियर कर ली, फिर मैंने पीएमए गया, पीएमए के बाद फिर मैंने 3 साल बाद मेडिकल बोर्ड ग्राउंड पे मैं आ गया, क्योंकि मुझे चेस्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फैमिली में अस्थमे का था, तो वो मुझे मैं मेरी कैटेगरी डाउन हो गई थी। तो कैटेगरी डाउन हो जाए फौज में तो आप मेजर पे रिटायर हो जाते हैं। तो मैंने फैसला किया कि यार मैं 30 साल बाद जो मेजर रिटायर होऊंगा या 20 साल बाद, तो इससे बेहतर है मैं अपने बिजनेस में चला जाऊं। तो मैंने फिर मेडिकल बोर्ड करके वापस आ गया और मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। वहां से फिर मैंने मेरी फैमिली का बिजनेस पहले लोकल था, तो मैंने अपने वाले साहब को बताया कि मैं अब इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा। तो फिर मैंने उस पर चला गया। तो 2008 तक मैंने काफ़ी अपना जो इंटरनेशनल बिजनेस था उसको एक्सपेंड किया। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप दुनिया को फिरते हैं, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान हर जगह बुरा था उस ज़माने में। वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। ज़ाहिर है कि आप अगर पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ से मैंने जब चॉइस देखी कि हमारी उस वक़्त रूलिंग जमात थी, पीपल्स पार्टी थी, मुझे अच्छी तरह याद है पीपल्स पार्टी थी। तो वो मैंने उस वक़्त देखा कि भाई पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए। मैंने कुछ मेरे दोस्त थे सिंध के, उनके साथ कुछ टाइम गुज़ारा थोड़े दिन के, मैंने देखा इनकी जमात को देखते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैंने कहा यार यहाँ पे तो हर बंदा आप पे इल्ज़ाम करप्शन का लगाता है। फिर नून लीग को मैंने देखा, तो नून लीग में भी वही सिस्टम था, तो मैंने कहा यार मैं मिसफिट हूँ, मैं तो कुछ करना चाह रहा हूँ। फिर उस वक़्त मैंने फैसला किया, मैंने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा इमरान खान एक ऐसा बंदा है, उसने जीतना तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई गालियाँ नहीं देगा कि यार एक करप्ट आदमी के साथ तुम खड़े हो और सपोर्ट कर रहे हो। तो मैंने फैसला किया, मैंने पीटीआई ज्वाइन कर ली उस वक़्त खान साहब के पास जाके। तो वो ये शहनाज चीज़ साहब, है कि एक एफिलिएशन इसकी है तरफ चलते हैं कि ये जो तुलबा का जो जितना भी है एचईसी से दरख्वास्त का, आज मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो एक ये बात सर बड़ा स्ट्राइकिंग लगी। वहाँ कुछ तुलबा ये भी बात कर रहे थे कि शहजाद साहब तो पीटीआई के हैं, किस तरीके से जो एचईसी का जो मौक़िफ़ है वो तो गवर्नमेंट बेस्ड ही होता है, यानी कि अगर शफकत महमूद साहब हैं, उनकी जो उनकी मुशावरत होगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के साथ होगी। तो किस तरीके से शहजाद यूनस साहब पीटीआई के होके उस जो उनका मौक़िफ़ है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? तो ये एक बड़ी तफ्शीशनाक सी बात थी कि ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से पीटीआई के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे भी बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि पिछले महीने तक मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत था। जब फ़ैज़ल हसन चौहान साहब की वज़ारत चेंज हुई, तो फिर ज़ाहिर आपको पता है कि वो उनके साथ जो टीम होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है ऑटोमैटिकली। तो जब तक आप पार्टी पोज़ीशन होल्ड करते हैं या गवर्नमेंट की पोज़ीशन होल्ड करते हैं, तो आप लायबल होते हैं कि पार्टी की पॉलिसी को आपने टो करना है और उससे आप अपनी राय का इज़हार नहीं कर सकते। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपके पास। जब अब मेरे को पिछले महीने तो मेरे पास जो थी तर्जमानी वो तो खत्म हो चुकी है क्योंकि वज़ारत चेंज हो गई थी, तो नया मिनिस्टर आ गया। तो मेरे पास आज की तारीख में कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। हालाँकि मुझे काफ़ी ऑफ़र्स हैं, लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा बिज़नेस की तरफ तवज्जो देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है बिज़नेस बहुत सफ़र करता है और स्पेशली कि जब मेरा 5 मुल्कों में बिज़नेस है, मेरे वहाँ पे ऑफ़िसेज़ हैं, मेरा स्टाफ़ है, मेरे वेयर हाउसेज़ हैं, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा पाकिस्तान से बाहर भी। तो मुझे वो उसको टाइम चाहिए होता है, वो अफ़ेक्ट कर रहा था बहुत बैडली। तो मैंने ये फ़ैसला किया मुझे ब्रेक चाहिए और मैं अब थोड़ा काम करना चाह रहा हूँ, बिज़नेस को कंट्रोल करूँ कि वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा था।
शिनाज़ साहब तो जब एहतजाज की जानिब ये मैं बढ़ा आपको दें। टेक्निकली समझा रहा हूँ कि जब जब आपके पास ना पार्टी पोजीशन है ना गवर्नमेंट पोजीशन है, आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और जहाँ तक लोग जो सवाल कर रहे थे कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं कहीं भी पार्टी के खिलाफ नहीं गया। लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का कानून 18वीं तरमीम के बाद शफ़क़त साहब के पास इख्तियारात नहीं हैं। शफ़क़त साहब ये फैसला नहीं कर सकते कि नहीं कर इम्तिहानात सकते, ऑनलाइन बिल्कुल। होंगे कि ऑन कैंपस होंगे, पहली बात। अब मेरी पूरी बात समझ लें ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को। दूसरी बात ये है कि जब जो बच्चों का मसला था वो यूनिवर्सिटीज़ से मुताल्लिक था। यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, खुद मुख्तार हैं, वो सिर्फ़ जवाबदेह हैं एचईसी को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको ना ऑर्डर कर सकती है, ना उन पे कोई अपनी पॉलिसी इन्फोर्स कर सकती है, उनको सिफ़ारिश कर सकती है। अब ये कानून में बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चे हैं, उनको कानूनी तौर पे पोज़ीशंस नहीं पता। ऐज़ ए बड़ा भाई होने के मैं उनको ये सबको भी समझाया था और उनको समझ आ गई 90% क्योंकि आप हर बंदे को सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते। जो 90% उनको ये बात समझ आ गई कि गवर्नमेंट का इसमें लेना-देना नहीं है। गवर्नमेंट ने सिफ़ारिश करनी है, आपने देखा शफ़क़त साहब ने जो कॉलेज स्कूल्स को उनको भी कहा डिजिटल कर दें, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी सिफ़ारिश की कि भाई इनका ऑनलाइन का भी देखें, तो गवर्नमेंट ने जो जो उनका दायरा कार है उसके मुताबिक काम करना है ना, तो उन्होंने किया। मैंने स्टूडेंट्स का साथ इसलिए दिया कि ये आपकी बात ठीक है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये 90% ये वो लड़के थे या वो लड़कियाँ थी, ये बच्चे थे, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है ना यूथ विंग में, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि मैं कहाँ से आया था। यानी कि पाकिस्तान का या यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट था। तो मेरा यूथ के साथ रिलेशनशिप था पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जब उनका एक मसला बना और हम हुकूमत में हमारी जमात थी, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मुझे उन्होंने राब्ता किया कि क्योंकि वो समझते थे कि मैं जो है इन्फ्लुएंस करूँगा हुकूमत को। जब मैंने शफ़क़त साहब और ये हुकूमत से डिस्कस किया तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि ये यूनिवर्सिटीज़ का मसला है। तो इस वजह से मैंने फिर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वो रिक्वेस्ट शुरू की पर्सनली तौर पे जहाँ आपका ताल्लुक होता है, जहाँ किसी दोस्त का ताल्लुक होता है, आप उनसे बात करते हैं, उनको उनसे डिस्कस करते हैं और आपने देखा है कि हमने 98% पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ जो कि पहले ऑनलाइन नहीं थी, मेरे मूवमेंट में आने के या शमूलियत के बाद वो ऑनलाइन हुई, आप सबने देखा। बिल्कुल, तो इसके इसका क्रेडिट तो मतलब ये आपको हुआ ही कि जाता है। मैंने शहज़ाद साहब, लेकिन अगर देखा जाए एचईसी का कितना इमैच्योर है कि पहले उन्होंने कहा कि फैसला कुछ और दिया, लेकिन बाद में ही फैसला चेंज कर दिया कि पहले उन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यकसा, यानी कि उसका जो फैसला होगा वो यकसा होगा। लेकिन फिर एकदम उन्होंने फैसला स्विच करते हुए कहा कि किस तरीके से कि ये खुद मुख्तार यूनिवर्सिटियों पर ये फैसला दिया जाए कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ये डिसीजन लिया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेवियर एचईसी की जानिब से, क्या आपको लगता है तुलबा को बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर एचईसी की तरफ ये ब्लेम किया जा रहा है? अच्छा, मैं अब एचईसी देखें क्योंकि ये हुकूमत इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इनको रिक्वेस्ट कर सकती है। हुकूमत ने इनको रिक्वेस्ट की, हमारे दोनों मिनिस्टर्स ने रिक्वेस्ट कर दी थी इनको हुकूमत के कि प्लीज़ ये स्टूडेंट का मसला देखें। अब जहाँ पे एचईसी की बात है तो आपकी कुछ बात में मैं समझता हूँ कि वो बात स्टूडेंट्स की कुछ ठीक है, लेकिन वो एक पॉइंट मिस कर गए हैं। वो क्या पॉइंट था कि एचईसी ने अपने फैसले में यूनिवर्सिटीज़ को ये अब लाज़िम किया है कि अगर वो ऑनलाइन का सिस्टम उनके पास है तो वो ऑनलाइन करें। ये आपने फैसले में लिखा हुआ है। और जिनके पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टेक्निकल, जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में आप कैसे कह सकते हैं कि सारे बच्चे ऑनलाइन होंगे? आप गिलगित बल्तिस्तान में कैसे कह सकते हैं कि सारे बच्चे ऑनलाइन होंगे? इसी तरह कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ऑनलाइन के लोग खिलाफ हैं। तो हमें एज ए देखें, पाकिस्तान पूरे को देखना है ना, हमें कुछ यूनिवर्सिटीज को नहीं देखना कि अगर वो कह रहे हैं जी कि हमारे ऑनलाइन नहीं हुए, बाकी 98% के हो गए हैं, तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज ने फैसला करना है, वो अपने बच्चों के लिए बेहतर फैसला करेंगे। शेख लेकिन साहब, इस फैसले में ये देखें, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो बच्चे दूर-दार इलाकों में हैं, जो बहुत बैकवर्ड इलाकों में हैं, तो किस तरीके से वो अगर 5-6 दिनों के लिए पेपर देने के लिए पेपर देने के लिए आएँगे, तो उनको तो हॉस्टल की बाकायदा पूरी फीस अदा करनी होगी। तो ये क्या एक बच्चों पे बर्डन नहीं है? तो क्या इस पे जामियात भी जितने हैं, तो क्या इनको इस पर गौर नहीं करना चाहिए? कुछ चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, आपकी बात बहुत दुरुस्त के 98% या 95% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने का प्रॉपर इनेकाद कर लिया है, लेकिन जिसमें बाशमूल जो सोशल मीडिया पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी फहरिस्त है, इसी तरह बहरी यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी,
एनडीयू और बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं कि जिनका ये कहना है कि हम वो डटे हुए हैं और तुलबा के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ और मैं एज ए फादर जो है मैंने फीलिंग जो की है, मेरी ज़ाती राय है, ये कोई हुकूमत की नहीं, मैं नुमाइंदा तर्जमान, जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि आज की तारीख में मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, लिहाजा मेरा मौक़िफ़ जो है हुकूमती नहीं आप कंसिडर कर सकते। एज ए फादर मैं ये फील करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके तवसत तमाम वालदैन को, क्योंकि बच्चों को मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैंने जो फ़ील किया इस सारी मूवमेंट में, और जैसे आपको पता है कल का वाक़या हुआ, बच्चों को मारा गया, तो मैं एज़ ए फ़ादर मैं आपसे मैं अगर आपकी जगह होऊँगा, मैं कभी भी अपने बच्चे को पाकिस्तान में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आज के बाद में कभी नहीं भेजूँगा। क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और इनकी महँगी-महँगी फ़ीसेस दी और आपने बच्चों को भेजा अपने बच्चों को ज़लील होने के लिए, तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों भेजते हैं? कि उनको अच्छा माहौल मिले। उनको उनको वो गवर्नमेंट से जो हमारी हम समझते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो माहौल नहीं है, प्राइवेट में अच्छा होगा, इसीलिए भेजते हैं ना प्राइवेट। तो आपने ये देखा कि 98% या 100% गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने तो कर दिया ऑनलाइन, और बदकिस्मती से जो 1-2% जो ज़िद पे अड़ी हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ वो कर नहीं रहे। वो ज़िद कर रहे हैं ना, हालाँकि तो उनके क्या पास शेख साहब इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको लेकिन वो इसमें ज़िद कर रहे इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो बिज़नेस इंटरेस्ट है वो क्या नज़र आता है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो महज़ सिर्फ़ एक बिज़नेस बेस पर इसको चलाए जाते हैं, बिज़नेस इंटरेस्ट बेस पे। तो इसका इस बारे में क्या मैं कहेंगे आप? आपकी ये यही आपकी बात को मैं आगे वो जवाब दे रहा हूँ, जो मेरी पिछली बात थी वो इसी सवाल का जवाब देगी जो मैं अभी पूरा करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखें, ये प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम अपने बच्चों को इसलिए भेजते थे कि यहाँ पे माहौल अच्छा होगा और हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ेंगे, हम अपना पेट काट के हम इनकी महँगी-महँगी वो जो फीसेस थी वो जमा कराते थे सारे। तो आपने इस सारे क्राइसिस में मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर थीं, उनका माहौल ज़्यादा बेहतर था, उनके साथी का रवैया ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने ऑप्शंस दी, उन्होंने अपने तलबा को ज़लील-ओ-ख़्वार नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ जो हम समझते थे हम समेत सब का एक तासुर था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बेटर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मारा भी, उनके साथ जाली पर्चे भी कराए उनके ऊपर, उनके साथ ज़्यादती की, और बच्चे आज भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के धक्के खाते फिर रहे हैं कि जी वो हमारे ऑनलाइन नहीं कर रहे। तो ये शेख साहब एज़ ए अगर इसमें पेरेंट शहजाद साहब अगर इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इनका मौक़िफ़ भी देखा जाए कि तालीम का जो अगर हम ऑनलाइन बच्चों का जो है वो किस तरीके से चीटिंग कर ये लोग पास हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कि जिस तरीके से रेक्टर्स और वाइस चांसलर्स का ये कहना है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि वो प्लेजरिज़्म और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हुए बहुत अच्छे अपने ग्रेड्स दे रहे हैं। नहीं, ये देखें, ये एक गलत तासुर है पाकिस्तान में, क्योंकि ऑनलाइन पहली दफ़ा हो रहा है। मैं क्योंकि पूरी दुनिया में 90 मुल्क फिर चुका हूँ, 5 मुल्कों में मेरा कारोबार है, तो मैं दुनिया के हर सिस्टम को मैं मॉनिटर करता हूँ। 5 मुल्कों में तो कम से कम मैं जानता हूँ, जिसमें जर्मनी और यूके जैसे मुल्क हैं बड़े-बड़े। तो ऑनलाइन पेपर मैंने खुद आइल्स के पेपर भी दिए थे एक ज़माने में, तो जो ऑनलाइन जितने मैं देखता हूँ कि आप चीटिंग का कांसेप्ट बिल्कुल 0% ज़ीरो है, बोल के वो उसमें ज़्यादा सख्ती होती है। जितनी चीटिंग कैंपसेस में होती है, उतनी ऑनलाइन में तो आप कर ही नहीं सकते। आप सर भी लाते हैं तो वो आपका वो पकड़ लेते हैं आपको। तो ये ऑनलाइन में तो ये सिस्टम नहीं है, ये गलत कांसेप्ट दिया गया, एक गलत जिसे कहते हैं बहाना गढ़ा गया। ये मेरी एक एडवाइस है और मैं इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन चलाऊँगा कि बच्चों को मैं एक पोर्टल भी लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेरी एक कंपनी आईटी की भी है, तो मेरी 7 कंपनी है, तो एक कंपनी आईटी भी बेस्ड है। तो वो उसके अंदर एक फ्री पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसमें मैं जो जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे राब्ता करके उनके बच्चों के लिए करूँगा, ताकि उनका वो एक सिस्टम होगा, उनको पता होना चाहिए ना कि ये यूनिवर्सिटी इतने पैसों में ये कर रही है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से राब्ता करें, बजाय कि एजेंट्स और इनके ज़रिए फ्रॉड होते हैं उनके साथ। तो वो डायरेक्ट ये करेंगे, ये मैं इसके ऊपर पूरा काम कर रहा हूँ और जल्द इसको करेंगे, ताकि अभी तो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, दे लें। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो ज़िद कर रही हैं, कर लेने दें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अपने बिज़नेस को खोएँगे, क्योंकि इनसे कम पैसों में यूरोप में आपको डिग्री भी मिल रही है, आपको जॉब सिक्योरिटी भी है और आपको वहाँ की रेज़िडेंस भी मिल रही है। तो कौन-सा बेवकूफ़ होगा वो अपने बच्चों को यहाँ पे मार खाने के लिए भेज देगा और उनको पैसे भी देगा।
जी शिजात साहब, कल आपसे जिस तरह की बात हो रही थी कि आपने कहा कि बहुत सारे जो तुलबा हैं उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है और बहुत सारे तुलबा को कैद भी कर लिया गया है। तो आपकी उस बारे में क्या नेगोशिएट हुआ है पुलिस हुकाम से या किसी भी इस तरीके से? क्या वो वाक़ई रिहा हो गए हैं या क्या प्रोसेस चल रहा है इस बारे में? देखिए, जब पाकिस्तान का एक कानून है कि एफआईआर जो होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एफआईआर जब हो जाती है फिर पुलिस बंदों को छोड़ नहीं सकती ना, वो कोर्ट आपको जाना पड़ता है और कोर्ट से आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करा के छुड़ाना पड़ता है। तो जहाँ तक जो कल झूठा एक पर्चा कराया उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर, एक तरफा, उसमें पुलिस की मैं समझता हूँ नाअहली है कि स्टूडेंट्स, अगर एक पर्चा हुआ है तो स्टूडेंट्स को मार पड़ी है ना, तो उनका भी एक पर्चा उनके ऊपर होना चाहिए ना जिन्होंने उनको मारा है। अगर उन पे हो गया है तो ये तो पाकिस्तान में शहजाद दोनों साहब, को इस गवर्नमेंट ने एंटी कोई इसके हवाले से कोई पुलिस हुकाम पे कोई एक्शन लिया है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी यूथ ने पीटीआई हुकूमत को वोट दिया है और जिस तरह के इमरान खान का ये फर्स्ट डे से ये मौक़िफ़ था कि नौजवान जिस तरह इस मुल्क का कीमती असासा हैं और यूथ को हमने लेकर चलना है और यूथ ही इस पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तो हमने ये देखा है कि चंद दिनों से पीटीआई का जब से ये मामला उछला है, तो पीटीआई की हुकूमत का इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके किसी ऑफ़िशियल से कोई बात हुई कि उन्होंने इस बारे में कोई बताया कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, जो पुलिस है, बदकिस्मती से मैं एक्नॉलेज मैं करूंगा, क्योंकि मैंने ये, आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई अपनी हुकूमत पे तनकीद कर रहा हूँ। खान साहब ने खुद कई दफ़ा इतराफ़ किया है कि पुलिस अभी तक हम ठीक नहीं कर सके पंजाब की। तो जाहिर है, अब जब खान साहब कह रहे हैं तो मैं भी उस पर एग्री कर रहा हूँ कि वो सही है, आप भी करेंगे, सारे करेंगे, हम नहीं ठीक कर सके। उसकी मिसाल आपने कल देख ली वाकई में। तो इस पे सीरियस वाकई काम करने की ज़रूरत है, और जो जिनके पास मिनिस्ट्री है उनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें, जिनके अंडर मिनिस्ट्री है। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं पीटीआई के नहीं नज़र आए, तो ये, क्योंकि मेरे पास इस वक़्त कोई ऑफ़िशियल पोस्ट नहीं है, तो अगर वो नहीं नज़र आए तो वो अपने जवाब दें। मैं अपने आज जवाब दे सकता हूँ कि मैं एज़ ए वर्कर पीटीआई के, मैंने जो मुझे मेरे लीडर ने समझाया था, सिखाया था कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होना है, औ और हिम्मत नहीं हारनी, आखिरी बॉल तक लड़ना है और सच को सच कहना है, और मैंने वही किया जो मुझे मेरे लीडर ने सिखाया था, और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंने उसकी मिसाल दी, और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, और हर बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि मैंने, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो सिखाया था, आज हमने शहजाद यूनुस में देखा कि मैंने, अपने लीडर ने जो मुझे सिखाया था, मैंने उस पे फ़ॉलो किया। अब जिन लोगों ने नहीं रिस्पॉन्ड किया या नहीं फ़ॉलो किया, वो उसके जवाब दें, मैं उनका जवाबदेह नहीं हूँ। अच्छा शहज़ाद साहब, ऑन द लाइटर नोट ये बताइएगा कि किस चीज़ ने आपको वैसे बाय द वे इस चीज़ की तरफ मोटिवेट किया जहाँ किसी ने भी आवाज़ बुलंद नहीं की, तो वहाँ आप वो पहले शख्स थे कि आप मंज़िल आम पर आए और जितने भी तुलबा थे उन्होंने आपको अपना मोहसिन पाया और उनका आप उनके रहनुमा बने और लीडर बने। तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आगे आया जाए और उनकी आवाज़ बना जाए? तो बहुत ज़्यादा तुलबा ने आपको पसंद किया इस बारे में और टॉप ट्रेंडिंग ट्विटर पे अगर देखा जाए तो आप टॉप ट्रेंडिंग रहे। इस बारे में बताइएगा कि किस चीज़ ने मोटिवेट आपको किया, इंस्पिरेशन क्या बनी आपकी, किस चीज़ की? अच्छा, ट्विटर का मैं आपको बता दूं कि जब फैज़ल हसन चौहान साहब मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे टास्क दिया कि ट्विटर की टीम बनानी है, क्योंकि हम ट्विटर पे बहुत कमज़ोर थे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी पेड लोगों से वो टीम चलाती थी, और पीटीआई आपको पता है वॉलंटियर्स थे। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया टीम जो पंजाब की आवाज़ के नाम से मैंने डेवलप की, उसमें 2500 वॉलंटियर्स काम करते थे, और हम विद इन 3 मिनट्स कोई भी ट्रेंड को टॉप करते थे। ना हमें नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, जब तक हमने काम किया 6 महीने में कोई नहीं हरा सकी। तो वो मेरे पास वो एक जो होता है ना, फ़ौज तैयार की थी, फ़ौजी था, मैंने एक फ़ौज तैयार करके दी थी खान साहब को। वो आज भी आपने देखा है कि ट्विटर या सोशल मीडिया पे हम रूल करते हैं कि उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, कि एक आर्मी मैंने ट्रेन्ड सोल्जर दिए हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स, वो अभी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उसकी वो बेसिक वजह ये थी कि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग में मेरा ये था कि मेरे पास एक 2500 बंदे की ऑर्गेनाइज्ड और ट्रेन्ड बाय मी फौज है, और वो किसी मिनट के अंदर आपने देखा है कि हमने जब ट्रेंड्स चलाए हैं तो वो 10 दिन ट्रेंड, उसको कोई हरा नहीं सका ना, ट्रेंड को गिरा नहीं सका कोई, क्योंकि हमारी टीम इतनी ऑर्गेनाइज है, और उसमें ज़ाहिर है स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए तो वो पावर और बढ़ जाती है। तो ये चीज़ रही थी। जहाँ पे आपका सवाल है कि किस चीज़ ने मुझे किया, तो
क्योंकि लोग मुझे नहीं जानते, जो मेरे दोस्त हैं या जिन्होंने मेरे साथ 25-30 साल गुज़ारे हैं, उनको ये पता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं सच को सच कहता हूँ और गलत को गलत कहता हूँ। चाहे मेरा सगा भाई या मेरा बेस्ट फ्रेंड भी अगर गलत होगा और दूसरी साइड पे एक ऐसा बंदा जिसको मैं नहीं भी जानता हूँगा और वो ठीक होगा, तो मैं ठीक बंदे के साथ खड़ा होता हूँ। मैं कभी अपने बेस्ट फ्रेंड या मैं अपने सगे भाई या रिश्तेदार के साथ नहीं खड़ा होऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल, वो मेरा चीज़ थ्रू आउट है या मेरा मिजाज ही ऐसा है। आपकी सोशल मीडिया पर बिल्कुल नज़र आई कि आपने किस तरीके से सही को सही और गलत को गलत कहा। तो शिज़ाद साहब ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या नज़र आता है कि अब एचईसी के जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, तो किस तरीके से अब तुलबा का अब नेक्स्ट राय अमल क्या होगा? क्या वो वाक़ई एहतजाज के लिए निकलेंगे? क्योंकि आज एचईसी के बाहर मैं जब खड़ा हुआ था तो इस्लामाबाद स्टूडेंट काउंसिल के काफ़ी सारे जो लीडर्स थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से वो आए हुए थे। उनका ये कहना था कि अब हमारा अगर एचईसी के हमारे अगेंस्ट अगर हम उनका मौक़िफ़ आया, तो हम सड़कों पर निकलेंगे। तो अब आप क्या देखते हैं और तुलबा को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से अब वो अपने आप को सँभालें या किस तरीके से अगर ये निकल गए, तो किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, मैं पहले दिन भी जब मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में आया था, तो मैंने उनको पहले दिन भी कहा था कि मैं आपके फिज़िकल प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बनूँगा, ना मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें कोविड का खतरा है, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। और आपने ये देखा है कि मैंने किसी भी जगह पे क्योंकि मैं तो अभी तो मुल्क से बाहर था, तो लेकिन मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया और मैंने अगर कहा भी तो उनको कहा पीसफुल रहना है और कोविड का ख्याल करना है, लेकिन मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, ना मैं आपका हिस्सा हूँ। मैं आवाज़ बुलंद करूँगा सोशल मीडिया पे और कोशिश करूँगा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने की, आपकी मदद करने की, लेकिन मैं एहतजाज के पहले दिन ही खिलाफ था फिज़िकल। क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो है स्टूडेंट्स को अगर वो एहतजाज करते हैं, तो जैसे आपने देखा कि वो आखिर में क्या हुआ यूसीपी में, लाहौर में गलत हुआ ना, तसादम हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ को मैं इंतशार पहले भी फैला खिलाफ था। अब बिल्कुल, अगर बहुत देखें ज़्यादा जानी नुकसान हुआ उसमें। हाँ, तो मैं तो पहले दिन ही इस चीज़ के खिलाफ था, लेकिन अब स्टूडेंट्स का देखिए, मैं स्टूडेंट उनका लीडर नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट यूनियन चलाता हूँ या मैं उनका वो हूँ। उन्होंने अपना फैसला करना है, तो वो अपने फैसले में आज़ाद हैं, वो फैसला करते हैं कि एहतजाज करना, तो ये उनका फैसला है। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी विक्ट्री है कि 98% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस जद्दोजहद से पहले नहीं थी, वो ऑनलाइन हो गई। उसके बाद एचईसी ने बिल्कुल ही दरवाज़ा नहीं बंद किया, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन करें। उन्होंने ये कहा तो है ना, पहले तो कहा ही नहीं था उनको। तो वो भी कह दिया, तो ये भी एक विक्ट्री है। अब जहाँ तक रह गया, अगर कुछ 10, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान पूरे में हज़ारों हैं, अगर कुछ 2% रह गई, तो मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, मैं 98% को देखूँगा ना, कि मैं 2% को नहीं देख रहा कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने उनको क्लियर बता दिया है कि मैं अब एहतजाज को सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि देखें, हमने आखिरी बॉल तक लड़ा। एक मैच में एक टाइम होता है ना, कि टाइम होता है, 50 ओवर हैं, 50 ओवर आपने खेल लिए, मैच खत्म हो गया, आप मैच जीत गए। अब आप कहते हैं यार वो मेरे जो 2 खिलाड़ी आउट हुए थे वो गलत हुए थे, दोबारा से मैच शुरू करो और वो 2 खिलाड़ी दोबारा खेलेंगे। तो ये वो वाली मिसाल हो गई। मैं ज़ाती तौर पे इससे इख्तिलाफ तो करता हूँ यानी कि अब आप कि शिज़ाद अब साहब ये कहना चाह देखिए, रहे हैं कि अब जो एहतजाज होंगे, तो अब आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आप यहाँ तक थे, अब आगे हाँ, जो एहतजाज एहतजाज का देखें, एहतजाज एहतजाज जब आपने करना था, जब आपको रिजल्ट चाहिए था, मैच खेलना था, आपने खेला, आपने जीता। जब आप मैच जीत गए हैं, मैच खत्म हो गया है, फिर लोगों के पेपर हैं 1 हफ्ते के बाद, मैं उनको क्या कहूँगा, एहतजाज करो तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए ना, मैं एक सियासतदान के लिए तो बहुत आसान है, वो कहेगा एहतजाज करो या मेरे पीछे-पीछे फिरते रहेंगे 1 हफ्ता और मैं तो पॉपुलर हो जाऊँगा ना, और वो जी मेरे पीछे लोग फिर रहे हैं। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैंने आपको बताया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कि मैं ये समझता हूँ कि अब आपने कोर्ट के पास गए, आप हुकूमत के पास गए, आप एचईसी के पास गए, आप यूनिवर्सिटी के पास गए, आपने हर दरवाजा खड़काया। अब आपका ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये फैसला है। अब आपको पसंद नहीं है, आप माने ना माने, फैसला तो वही रहेगा। या तो इत्तेजाज से फैसला चेंज हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर जिनको लगता है वो करें, वो रिस्क लेंगे ना। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ना मैं बच्चे को किसी को कहना चाहता हूँ कि वो एहतजाज करे, 5 दिन में उसके पेपर हैं, वो 5 दिन एहतजाज करता रहे और फैसला चेंज ना हो, और जो उसने पास भी होना था वो फेल हो आखिरी जाए। आखिरी मैं इसके ऐसी इख्तिताम जिम्मेदारी पर नहीं लेना पहुँचते चाहता। हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुँचते हैं, कुछ 1-2 आखिर में सवालात करते हैं। सर ये कि
यूनिवर्सिटीज ने पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस लेने के बावजूद भी जो फीसेस हैं स्पेशली जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, किस तरीके से फीसेस भी ली गई और जो जितने एक्स्ट्रा चार्जेस थे उनको कट नहीं किया गया, जिसमें लाइब्रेरी चार्जेस हो गए, स्पोर्ट्स चार्जेस हो गए और दीगर चार्जेस हैं। तो इसमें आप क्या अपील गवर्नमेंट तक के आप क्या अब इसमें जो तुलबा हैं उनके हक में ये काम कर सकते हैं कि उसमें फीस के लिए उनके लिए क्या उनके हक में आप बेहतरी ला सकते हैं? क्या अपील करते मेरा हैं? ख्याल है कि देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे जब स्टूडेंट्स ने लोकल जो उनसे बातचीत की तो उन्होंने मान ली थी इनकी बातें। ये हमें पुरानी बात हो गई है कि ये इनके काफी मुतालबात ये फंड्स वाले मान लिए गए। तो ये ऐसा बात है कि वो स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से बात करके इसको खत्म कर सकते हैं। जहां तक जो प्रोटेस्ट की कॉल है, तो मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग मेरी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन वो उनकी चॉइस है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जीत गया हूँ, तो मैं अब किस चीज का एहतजाज करूँ कि भाई अब 5 दिन बाद पेपर है, पेपर की तैयारी करें, ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, आपको पेपर तो देने हैं ना, पढ़ के ही देने हैं, तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। मैं तो नहीं लोगों का रिस्क लेना चाहता कि 5 दिन एहतजाज करवाऊं और 5 दिन बाद फैसला ना बदले, वो मुझे गालियां ही देंगे ना कि आपने कहा था एहतजाज करें। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि मैं एहतजाज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी खड़ा हूँ। ये ना समझा कि मैं अपने स्टूडेंट को छोड़ रहा हूँ, भाई मैं यूथ के साथ आज भी उसी तरह खड़ा हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम समझें कि मुझे 98% को देखना है ना, मुझे 2% को तो नहीं देखना ना, मुझे अक्सरियत के साथ जाना है। अक्सरियत का मसला हल हो गया है। अब अगर 2% का या कुछ लोगों का रह गया है, तो मैं उसके साथ अब 98% को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और या 2% में भी आधे से ज्यादा बच्चों ने मुझे जो फीडबैक दिया है कि वो अब पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो करें। अब अगर कुछ लोग चाहते हैं वो एहतजाज करें, उनका राइट है, वो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखें कि लेकिन मैं आप तो ये इस सेटिस्फाइड हूँ। प्रोग्राम की तवज्जो से ये ऑन एयर कह रहे हैं कि अब उनको ये इस प्रोग्राम की तवज्जो से अब ये मशवरा दे रहे हैं कि बस एहतजाज था वो आज तक के ही लिए था, तो अब उनको आगे अपनी पढ़ाई पर जो हफ्ते बाद उनके पेपर्स हैं तो उन पर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, शिदात साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन बहुत एक अच्छे तरीके से उन्होंने इस डिबेट को लेकर चले और बहुत मुस्बत अंदाज में वो तुलबा की आवाज़ बने। तो नाज़रीन बिल्कुल इनको सपोर्ट करते रहिएगा और ये भी इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है कि मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। तो नाज़रीन मुझे अपने होस्ट मोहम्मद इस्लाम को इजाज़त दीजिएगा। हाज़िर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। बड़े अच्छी माशाल्लाह डिबेट वगैरह रही।